नमस्कार मित्रों, आज का मेरा वीडियो पाप कर्तरी और शुभ कर्तरी योग के ऊपर है। आज इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि ये योग कैसा होता है और आपको किन किन चीज़ों को अपने मद्देनज़र रखना है जब भी आप इस योग का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले कर्तरी क्या होता है। देखिए, कर्तरी मतलब छोटा सा कटा हुआ टुकड़ा। तो पाप कर्तरी मतलब कुछ ऐसा हिस्सा जो कि पाप प्रभाव में आ रहा है, और शुभ कर्तरी मतलब कुछ ऐसा हिस्सा जो कि शुभ प्रभाव में आ रहा है। तो एज पर दिस योगा, जब भी कोई भाव उसके आजू बाजू में यानी कि दूसरे भाव में और 12वें भाव में यदि पापी ग्रह उसको घेर लें तो वह भाव पाप कर्तरी कहलाएगा। ऐसे में उस भाव की जो आपको देने की क्षमता है वह कम हो जाती है। आपको उस भाव से संबंधित सफरिंग्स झेलनी पड़ती हैं और दिक्कतें आती हैं, और जो भाव का स्वामी है वह भी ऐसे में निर्बल हो जाता है, क्योंकि जब भाव पीड़ित होगा तो भाव का स्वामी भी आपको उस भाव संबंधित चीज़ें देने में सक्षम नहीं होगा। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि ये कौन से पापी ग्रह हैं जो किसी भाव को पीड़ा पहुंचाते हैं। देखिए, मंगल, शनि, राहु, केतु और सूर्य, ये पांचों ग्रहों को हमने अशुभ ग्रहों में या पापी ग्रहों की पीड़ित की कैटेगरी में रखा हुआ है। अब बहुत से लोगों को ये भी पता है कि सूर्य जो है वह क्रूर ग्रह है, वह पापी नहीं है, पर जब भी हम पाप कर्तरी योग की बात करते हैं तो हम सूर्य को भी लेंगे और कंसीडर करेंगे। तो ये कंडीशन कुछ इस प्रकार से हो गई कि यदि आप खड़े हैं और आपको एक हाथ से एक सैनिक ने जकड़ रखा है और दूसरे हाथ से दूसरे सैनिक ने जकड़ रखा है, तो ऐसे में आपकी कंडीशन जो होगी बहुत ही मुश्किल होने वाली है। आपको मानसिक पीड़ा होगी, आपको शारीरिक पीड़ा होगी, आप चाह कर भी आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि आप बंधे हुए हैं। तो उसी प्रकार से जिस भाव में भी पाप कर्तरी योग पड़ रहा होगा उस भाव संबंधित आप कहीं ना कहीं सफरिंग्स झेलेंगे, बंधन सा महसूस करेंगे। तो जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके लग्न के 12वें भाव में मंगल बैठा है और उसके दूसरे भाव में शनि बैठा है। तो जो आपका लग्न है वह अब पाप कर्तरी प्रभाव में आ गया। तो ऐसे में लग्न इंसान का शरीर होता है, उसका मस्तिष्क होता है, उसकी सोच होती है, उसका संपूर्ण जीवन होता है। तो ऐसे में ये सभी जो आपके पैरामीटर्स हैं उनमें आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, सफरिंग्स झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि वह पाप कर्तरी प्रभाव में आ गया। तो देखिए, पाप कर्तरी प्रभाव जो होता है केवल किसी भी हाउस के लिए नहीं होता, यह किसी ग्रह के ऊपर भी हो सकता है। मान लीजिए आपकी कुंडली में कोई ग्रह है, जैसे कि मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह तो वैसे पापी ग्रह है, पर वह भी पाप कर्तरी में आ सकता है। मान लीजिए आपका मंगल आपके चौथे भाव में बैठा है और चौथे भाव से 12वें भाव में शनि है, और यानी कि चौथे भाव का 12वां भाव आपका तीसरा भाव हो गया और चौथे का आपका दूसरा भाव आपका 5th हाउस हो गया। तो 5th हाउस में आपके मान लीजिए राहु बैठा हुआ है। ऐसे में मंगल जो है पाप कर्तरी प्रभाव में कहलाएगा। तो मंगल जिन भी चीज़ों का कारक है उन चीज़ों में आपको दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी, जैसे कि प्रॉपर्टी का कारक है, आपके संतान आपके छोटे भाई का कारक है। तो ऐसे में मंगल जब पाप कर्तरी प्रभाव में आएगा तो आपको इन सब चीज़ों में दिक्कतें आने वाली हैं। वैसे भी मंगल चौथे भाव का अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि चौथे भाव से आप प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर मंगल प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उसमें हमें दिक्कतें देता ही देता है। पर यहाँ पर हम केवल एक उदाहरण ले रहे हैं समझने के लिए कि मंगल जिन भी चीज़ों का कारक है उनमें आपको कष्ट दे देगा। इसके अलावा यदि कोई ग्रह पाप कर्तरी में आता है तो उस ग्रह से संबंधित जो भाव होते हैं वह भी पीड़ित हो जाते हैं। तो यदि इसी एग्जाम्पल में मान लीजिए आपका मंगल कर्क लग्न का है, तो कर्क लग्न में मंगल तो योगकारी होता है। तो ऐसे में मंगल आपके 5th हाउस का लॉर्ड है और आपके
10th हाउस का लॉर्ड है, तो ये दोनों हाउसेस भी पीड़ित हो जाएंगे, क्योंकि उनका जो स्वामी है मंगल वह पापकर्त्री में है। तो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने उदाहरण दिया था। उसी प्रकार से कोई ग्रह पापकर्त्री प्रभाव में शुभ ग्रह भी आ सकता है, जैसे कि मान लीजिए आपके 7th हाउस में आपका शुक्र बैठा है और आपके 7th हाउस में ही शुक्र मान लीजिए आपका 12 डिग्री का है और मंगल आपका 7वें घर में ही 10 डिग्रीज का है और 7वें घर में ही आपका शनि 14 डिग्री का है। तो ऐसे में मंगल शनि ने शुक्र को पापकर्त्री प्रभाव उसी घर में रहने पर भी दे दिया। तो ऐसे में शुक्र जिन भी भावों का स्वामी है वह भाव तो पीड़ित हो ही जाएंगे, साथ में शुक्र एक 7th हाउस का नेचुरल कारक है, नैसर्गिक कारक होने से 7th हाउस भी पीड़ित हो जाएगा। और शुक्र जिन चीज़ों का भी आपकी कुंडली में कारक है वह कारक भी पीड़ित होंगे और जिन भावों का स्वामी है वह भाव भी पीड़ा में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको इस चीज़ को देखना है। तो भाव यदि पीड़ित है, भाव पापकर्त्री में है, तो भाव का जो स्वामी है वह पीड़ित हो जाएगा। और यदि कोई ग्रह पापकर्त्री में है तो उस ग्रह के जो भी वो ग्रह जिन चीज़ों का भी कारक है या जिन भावों का भी स्वामी है वह भी पीड़ित हो जाएंगे। इसके अलावा आपको एक चीज़ और देखनी है कि राहु किस प्रकार से वर्क करता है, क्योंकि देखिए राहु जो है वक्री ग्रह है, वह उल्टा चलता है। मान लीजिए आप अपने 10वें घर का अध्ययन करना चाहते हैं और 10वें घर में पापकर्त्री प्रभाव पड़ रहा है और राहु आपके 11वें भाव में बैठा हुआ है और आपके 9वें भाव में शनि बैठा है और 10वें भाव में आपका कोई ग्रह नहीं है। तो ऐसे में आपका जो 10th हाउस है वह पापकर्त्री में होगा और ये ज़्यादा पीड़ित होगा, क्योंकि राहु इस समय उल्टा चल रहा है, वो 10वें भाव की तरफ आ रहा है और शनि तो वहीं बैठा है 9वें भाव में। तो 10वां भाव इस समय दो पापी ग्रहों के बीच में सैंडविच्ड है, तो पीड़ित है। उसी प्रकार से इसी एग्जाम्पल को हम दूसरी तरह से लेते हैं। मान लीजिए आपका शनि 11वें भाव का है और आपका राहु 9वें भाव का है, तो ऐसे में जो आपका 10वां भाव है वह इतना पापकर्त्री नहीं होगा, क्योंकि राहु उल्टी चाल चल के अष्टम भाव की तरफ परिणाम दे रहा है, अष्टम भाव की तरफ जा रहा है और ऐसे में पार्शियली आपको खराब रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि शनि आपके 11वें भाव में बैठा है। तो 10वां भाव जो है पापकर्त्री के प्रभाव से बाहर आने की क्षमता रखता है। इसके अलावा आप एक चीज़ का और ध्यान दीजिए कि ये यदि आपकी कुंडली में पापकर्त्री प्रभाव पड़ रहा है तो नवांश में भी आप देखिए कि वह भाव का जो भी स्वामी है उसकी क्या स्थिति है और वह भाव आपके नवांश में क्या केंद्र में पड़ रहा है या त्रिकोण में पड़ रहा है। तो ऐसे में वह भाव को उठने की क्षमता मिल जाती है। तो नवांश को आपको ज़रूर देखना है कि कौन सी स्थिति में पड़ा है वह भाव और उस भाव का स्वामी क्या उच्च का है, स्वराशि का है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है। तो ऐसे में भी इंसान को जो भी दुविधाएं इस तरह के योगों से मिलती हैं उनके लग्न चार्ट में, वह नवांश चार्ट में ग्रहों की स्थिति अच्छे होने से उनसे बाहर आने की भी वह इंसान क्षमता रखता है। तो यदि आप अपने लग्न चार्ट का अध्ययन कर रहे हैं और वहाँ आपको कहीं ना कहीं कुछ पाप प्रभाव मिल रहे हैं और वही ग्रह नवांश में यदि अच्छे स्थिति में हैं, उच्च के हो रहे हैं, अच्छे स्थान पे बैठे हैं, तो आपको इवेंचुअली फाइनल आउटकम अच्छा ही देंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को भी आपको अपने माइंड में रखकर इस योग का अध्ययन करना है। तो आइए अब मैं आपको ये बताऊं कि शुभ कर्तरी प्रभाव कैसे होता है। उसी प्रकार से जैसे पापी ग्रह दूसरे और 12वें भाव में बैठकर पाप कर्तरी देते हैं, शुभ ग्रह यदि आपके किसी भाव के दूसरे और 12वें भाव में बैठ जाएं तो उस भाव को उठाने की क्षमता रखते हैं, उस भाव से संबंधित आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। क्योंकि ये उसी प्रकार की एक कंडीशन हो गई कि आपका एक हाथ राजा ने पकड़ा है और एक हाथ रानी ने पकड़ा है, तो आपके लिए तो सब कुछ अच्छा ही होगा, आप जहाँ जाएंगे आपको फ़ायदा ही होगा। उसी प्रकार से आपके जिस भाव के भी आजू बाजू में शुभ ग्रह बैठे हों वह उस भाव को उठाने की
क्षमता रखते हैं और उस भाव से रिलेटेड आपको कंफर्ट देते हैं, सहूलियत देते हैं। अब शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं, जैसे कि गुरु हो गया, बुध हो गया और शुक्र हो गया। हम चंद्रमा को इसमें नहीं लेते हैं। चंद्रमा एक सम ग्रह है, क्योंकि चंद्रमा 15 दिन शुक्ल पक्ष का होता है और 15 दिन कृष्ण पक्ष का होता है, तो ये न्यूट्रल माना जाता है। तो इसकी कंडीशनल होती है बेनिफिसेंस, हमेशा ये शुभ नहीं परिणाम देता। तो इस प्रकार से आपको शुभ कर्तरी योग को देखना है, और कोई ग्रह सेम हाउस में होने से भी शुभ कर्तरी में आ सकता है। जैसे कि हम एक मंगल जैसे ग्रह की बात करते हैं, और मंगल ग्रह के यदि मान लीजिए आपके सप्तम भाव में मंगल बैठा है, और सप्तम भाव में मंगल बैठना तो अच्छा नहीं माना जाता है, पर यदि सप्तम भाव में ही मंगल 10 डिग्री का बैठा है और सप्तम भाव में शुक्र आपका 8 डिग्री का बैठा है और गुरु आपका 12 डिग्री का बैठा है, तो दोनों के दोनों ग्रह शुभ ग्रह मंगल को बीच में घेर के रखे हैं। तो ऐसे में मंगल की डिग्री दोनों के बीच में आने से मंगल शुभ कर्तरी प्रभाव में आ गया। तो ये होने के बाद आपके 7th हाउस को वो डैमेज नहीं करेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और जिन भावों का वह कारक है उन भावों को भी अच्छे परिणाम देने की क्षमता रखेगा, और जिन चीज़ों का भी कारक है उन चीज़ों से संबंधित भी आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो मित्रों, इन सब चीज़ों को आपको अपने मद्देनज़र रख के ही इस योग का अध्ययन करना है, और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ आ गया होगा। यदि कोई आपको डाउट्स हों तो ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स में, पर एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने पर्सनल चार्ट्स के जो कॉम्बिनेशंस हैं वह मुझसे ना पूछें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसे फिर मुझे सबके एक तरह से मेरे लिए एक कुंडली का अध्ययन ही हो जाता है। तो आपको कुछ भी टेक्निकल चीज़ पूछनी है तो आप ज़रूर पूछिए। अगर आपको कोई टेक्निकल चीज़ नहीं समझ आई, मुझे बहुत खुशी होगी उसका आंसर देने में। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सुनने के लिए धन्यवाद।